बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का अमन दुश्मन ममालिक को खटक रहा है। बुखलाहट का शिकार दुश्मन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्द कार्रवाइयों से अफरा-तफरी पैदा करने को बेकरार है। वज़ीरिस्तान हो या बलोचिस्तान, अमन और तरक्की दुश्मन को एक आंख नहीं भा रही। वतन अजीज में दहशतगर्दी के वाक़यात की नई लहर सर उठा रही है। पिछले चंद महीने अगर हम देखें तो दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात इनमें पेश आ चुके हैं। कभी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है तो कभी बलोचिस्तान में वतन की रखवाली पर मामूर जवानों पर हमले किए जाते हैं। लेकिन जब इससे भी दुश्मन अपने अज़ाइम से नाकाम हो जाता है तो सिविलियन आबादी को निशाना तक बनाया जाता है। आम लोगों को, मेहनत कशों को और मजदूरों को निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं किया जाता। मजहबी मनाफरत और फिरकावारियत फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। दुश्मन हर वो हरबा इस्तेमाल करता है जो पाकिस्तान को कमजोर करने में मदद दे सकता है, मगर हर बार दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल जाते हैं। अब एक बार फिर से दुश्मन ने बलूचिस्तान में कानकनी करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान का अमन और चैन तबाह करने की गर्ज से चुन चुन कर हजारा बरादरी के अफराद को निशाना बनाया गया है। एक दफा फिर से हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ खून की होली खेली गई। मार्च में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े को गुजरे 3 दिन बीत चुके हैं, मगर कोयटा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में फिजा आज भी सोगवार है। हर आंख हश्बार है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके का मुहासरा करके मुसलसल हमलावरों की तलाश जो है वो कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब 11 कानूनों के सफाकाना कत्ल पर लिबाकीन और हजारों मुजाहिरीन मगरबी बाईपास पर मैयतें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबा ये किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। बलोचिस्तान के जिला बोलान की तहसील मच में 3 रोज कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 11 कारकुनों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया था कि मुसल्लह अफराद ने पहले मच कोयला फील्ड में काम करने वाले कारकुनों को इख्ला किया और फिर करीबी जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर ले जाकर उन पर फायरिंग कर दी गई थी। खबरों के मुताबिक 5 कारकुन मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि 6 कारकुनों को अस्पताल मुंतकिली के दौरान वो जान की बाजी हारे थे। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने अगवा से कबल लोगों की शिनाख्त की और हजारा कम्युनिटी के लोगों को ही अपने साथ लेकर गए और उन पर यह क़यामत ढाई गई। बाद हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। उनकी सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से मच सानवी की शदीद मजम्मत की गई थी। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़रिए सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम फैसले किए गए हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने अमन के लिए कुर्बानियां देने वाले और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात के शौदा को भरपूर खराजे अकीदत जो है वो पेश किया है। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। शौदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जबकि गुज़श्ता रोज लवाकीन के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को फौरी तौर पर कोयटा पहुंचने की हिदायत की थी, जिसके बाद वज़ीर दाखिला कोयटा पहुंचे थे और इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक एक आला सतह के सरकारी इजलास की सदारत की थी, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके थे। मुज़ाहिरीन की तरफ से बलूचिस्तान हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा सामने रखा गया था। धरने के शुरका ने मुतालबा किया था कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद धरने के मकाम पर नहीं आएंगे और मुतालबात की हल्की यकीन दहानी नहीं कराएंगे, उस वक्त तक उनका धरना जारी रहेगा। मुज़ाहिरीन ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा किसी और से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। धरने में शामिल मुज़ाहिरीन वज़ीर आज़म इमरान खान को कोयटा पहुंचने से मुतल्लिक नारेबाजी भी करते रहे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना है कि सानिया मच के लवाकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस सानहे में मुलव्वस मुजरिमान को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। आज इसी हवाले से वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सानिया मच और हजारा बरादरी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी है, लेकिन वज़ीर आज़म के कोयटा जाने से मुतालिक अभी तक कोई मुसद्दका खबर जो है वो मौसूल नहीं हो सकी है। ऑपोजिशन की जानिब से भी वज़ीर आज़म को कोयटा ना जाने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर वज़ीर आज़म खुद मुज़ाहिरीन को मिलने क्यों नहीं जा रहे। शदीद सर्द मौसम में खुलेआम सड़कों पर अपनों की लाशें लिए बैठे शहरी वज़ीर आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं, राह तक रहे हैं कि कब वज़ीर आज़म आएंगे और इनके जख्मों पर मरहम रखा जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बलूचिस्तान दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों बना हुआ है। आखिर क्या वजह है कि हजारा बरादरी ही को क्यों निशाना बनाया जाता है, क्योंकि पहला वाक़या नहीं, एक तवातुर है इन वाक़यात का। इस वाक़े के बाद अब तक क्या कार्रवाइयां की गई हैं जो मुज़ाहिरीन से खून जमा देने वाली सर्दी में बैठे हैं, क्या बलूचिस्तान हुकूमत ने उनके लिए भी कोई इंतजाम किए हैं या नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो छुट्टियों पर दुबई में मौजूद हैं वो इस आने के बाद अब तक वापस क्यों नहीं पहुंचे हैं, उन पर भी काफी तनकीद की जा रही है। इस वक्त लियाकत शाहवानी साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाहवानी साहब मुझे ये बताएगा कि वाक़े के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस, आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची, कोई सुराग मिला दहशतगर्दों का, कहां से आए, कहां पर गए, कोई पेशरफ्त हुई हो?
جی دیکھیں، یہ دہشت گرد جو ہے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے نہتے جو مزدور ہے بڑے بے دردی سے ان کو قتل کیا، اور فوری طور پہ اس کے بعد ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں اس نے وہ ایریا جو ہے کارڈن آف کیا، انویسٹیگیشن جاری ہوئی، ایف آئی آر ہم نے رجسٹر کیا اور ہاٹ پرسو جاری ہے انشاءاللہ۔ بہر صورت بہر حالت یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو بھی دہشت گرد اس میں ملوث ہیں جہاں جہاں ان کے قدموں کے نشانات جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا اور انہیں اریسٹ کر کے انصاف کے کٹہرے میں انشاءاللہ ضرور لایا جائے گا۔ تو لیاقت چوہانی صاحب، مظاہرین اس وقت لاشیں لیے بیٹھے ہیں، موسم شدید سرد ہے وہاں پر، کیا کوئی انتظامات کیے گئے ہیں بلوچستان حکومت کی طرف سے ان کے لیے؟ جی ہم تو حاضر ہیں، مکمل طور پر حاضر ہیں، اور پھر یہ جو ہزارہ ٹاؤن ویسٹرن بائی پاس جہاں پہ دھرنا دیا گیا ہے، ہزارہ برادری یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے یہ بھی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ان کی نمائندہ جماعت ہے، یہ نشست انہوں نے جیتا ہے، قادر نائل صاحب ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین ہیں، خالق ہزارہ صاحب وہ منسٹر بھی ہیں، کولیشن پارٹنر ہے دونوں ایم پی ایز بلوچستان گورنمنٹ کی، وہ براہ راست یہ چونکہ ان کا حلقہ ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کے ووٹر، لوگ تو ہم سب کے ہیں، بہن بھائی تو میرے بھی ہیں لیکن ان کے ووٹرز بھی ہیں۔ انتظامات کیے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ ایگریوڈ ہیں اور فی الوقت جذباتی ہیں، ظاہر ہے میتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا درد ہے، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے کتنی ہی سردی نہ ہو، کتنی تکالیف ہم نہ اٹھائیں، لیکن یہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ اس کو پرائرٹی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو تکلیف ہے اس کو جانے دیں، لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں خصوصاً جو اس میں انوالو جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اریسٹ کر کے سامنے لایا جائے اور ان کو شورٹی دی جائے کہ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ اگین پیش نہیں پیش ہوگا۔ اور بلوچستان گورنمنٹ نے ہم نے ثابت کیا ہے، یقین دہانی اپنی جگہ ہم نے ثابت کیا 2.5 سالوں میں عائشہ 9/11 کے بعد جو یہاں پر صورتحال بنی، ہمارے ہزارہ برادری کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، جو ظلم ان کے ساتھ ہوا، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو ان کے ٹارگٹ کلنگ ہوئے، بم بلاسٹ ہوئے، جو خودکش حملے ان پہ ہوئے، وہ صورتحال ہم نے یکسر بدل دیا 2.5 سالوں میں۔ موجودہ گورنمنٹ میں تو یہ ہارڈلی دوسرا تیسرا اس طرح کا واقعہ ہے، وہ دور چلا گیا 2020۔ کیا شاہوانی صاحب، کیا آپ نے کہا 2.5 سال میں یکسر بدل گئی، ہزارہ برادری پر ہونے والے جو حملے ہیں ان کو رکنے کا سلسلہ تو نہیں، وہ تو ایک تواتر ہے جو کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ کی طرف سے جو اقدامات جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ کیے گئے، کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں تواتر اب نہیں ہے، تواتر رک چکا، اس طرح کے صرف پورے 2.5 سالوں میں 2 سے 3 اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور جو اس میں انوالو ہوئے ہیں پہلے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کے آئی ڈاؤٹس کو جو ہے ختم کیا گیا ہے، اور یہ انتظامات ہی تو ہیں عائشہ کہ تواتر میں جو واقعات ہوتے تھے وہ بند ہو گئے، وہ کہاں سے بند ہوئے؟ پولیس ہے، نیویز ہے، سیکورٹی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہزارہ برادری کے اوپر یہ 2-3 واقعات ہوئے ہیں، مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ مجموعی طور پہ بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے۔ 2018 میں 313 علاقتے ہوئے مختلف واقعات میں، جس میں لائن آرڈر اور ٹیررزم سارا ملا کے، اور 2020 میں صرف 83 اس طرح کی علاقتے ہوئے، 75% امپروومنٹ ہے۔ ایک لہر جو ہے بہرحال چند ہفتوں سے ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہا ہے، جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیا گیا، ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ واقعہ بھی چلیں آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ لہر حالیہ لہر ہے جو اس وقت بلوچستان کو درپیش ہے۔ اچھا شہوانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جہاں پر یہ واقعہ اسپیسیفکلی اگر اس واقعے کے حوالے سے ہم بات کر لیں، کس قسم کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر؟ دیکھیں یہ جو ایریا ہے یہ کوئٹہ سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، مائنز ہے، ظاہر ہے جہاں پر کوئلے کے مائنز ہوں گے وہ پہاڑی علاقہ ہی ہوگا، وہاں پر سیکورٹی موجود ہے، اور ریسنٹ ٹائمز میں کوئی ایسا واقعہ پیش بھی نہیں آیا، اور رات کی تاریکی میں ظاہر ٹیررسٹ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز جو ان کو تحفظ دیتے ہیں ان پہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ ٹیررسٹ جو ہے پورے ملک میں جو کا عالم انہوں نے بنائے رکھا، وہ آپ خود ڈیٹیل کرتے رہے اپنے شوز میں۔ میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں شہوانی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، تاریخی ہوتی ہے، کس قسم کی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں۔ سیکورٹی وہاں پہ موجود ہے، ہمارے پیراملٹری فورسز ہیں، وہاں پر لیویز کی فورسز ہیں، وہاں پر سیکورٹی موجود ہے، اور سیکورٹی کی موجودگی ہی کی وجہ سے جو ہے کوئی اور اس طرح کا
वाकया पेश नहीं आया। जाहिर है इस एक वाकये को बुनियाद बना के ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी नहीं है, और इस एक वाकया को उन्होंने बड़े मुश्किल से प्लान किया होगा। पहले तो कोयटा शहर में कैपिटल के अंदर हाई रोज मेन जिना रोड पे, मेन लियाकत बाजार में, शहर के अंदर हमारे स्पिनी रोड पे हमारे हजारा भाई बहनों को जो है निशाना बनाते रहे। अलमदार रोड जहां पे ये राइश पजीर है, जहां पर इनका मोहल्ला है, मुकीम है, वहां पर सिक्योरिटी इसार को तोड़कर वहां पर ये जाते रहे हैं। इमाम बारगाहों में मुझे ये बताइएगा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी यकीनन मीटिंग जो हैं अब वो होती रहती होंगी। आखिरी मीटिंग बलूचिस्तान हुकूमत की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कब बुलाई गई? नेशनल एक्शन प्लान के जो है मीटिंग्स जो है वो होते रहे। कोई मेरे ख्याल 3-4 माह कबल जो है नेशनल एक्शन प्लान का एक मीटिंग। तो फिर यानी आप लोगों के ऊपर जो अपोजिशन की तरफ से तनकीद हो रही है वो ठीक हो रही है। शवानी साहब, आपने कहा पिछले 3-4 महीने पहले इजलास हुआ था, और अभी हालिया लहर अब हम देख रहे हैं कि वो हालिया लहर है, और उसके बावजूद फिर 3-4 महीने आखिरी इजलास हुआ था पहले। नहीं, देखिए एक तो देखिए नेशनल एक्शन प्लान जो मीटिंग है वो अपनी जगह, लेकिन पूरा जो सिक्योरिटी का हमारा निजाम है वो वक्तन फवक्तन मीटिंग्स होते रहते हैं। सीएम साहब जो है खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं उस तमाम सूरत हाल की। वो वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। दुबई से निगरानी कर रहे हैं, जैसे नेक्टेन शवानी साहब आपको याद होगा सीएम साहब जी कर रहे हैं। देखिए दुबई से कर रहे हैं निगरानी, क्योंकि उनके ऊपर तो तनकीद हो रही है कि वो दुबई में छुट्टियां मना रहे हैं। देखिए इसमें तनकीद की बात मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सानहा है शवानी साहब, उनको वापस नहीं आना चाहिए था। वो जहां मैं मानता हूँ नो डाउट, जी नो डाउट आयशा, बिल्कुल नो डाउट, बहुत बड़ा सानहा है। आयशा 1 साल बाद 2.5 घंटे दूर है दुबई शवानी साहब, 3 दिन हो गए वाकये को। इसी से तो पता चलता है कि आपकी हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या हैं। प्रायोरिटीज जो है अवाम को अमन अमान की फराहमी है, प्रायोरिटी अवाम की खिदमत है, प्रायोरिटी अवाम की वेलफेयर है। कब आ रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान? इंगेज होना है, वो आज रात जो है इंशाल्लाह मुतवक्की है उनका आमद। और वो फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं आयशा, होम मिनिस्टर है, फिर 2 MPs जो अपने हजारा बिरादरी से उनका ताल्लुक है, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन खुद खालिक हजारा साहब, वो मिनिस्टर हैं, खादिर नयाल साहब है, वो मौजूद है। तो ये इत्मीनान का बात है, बात नहीं बनी है। आप समझ सकते हैं कि वज़ीर आला का होना इस वक्त क्या मायनी जो है वो रख सकता था। आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आला का होना क्या मायनी जो है वो इस वक्त रख सकता था। इस वक्त जरूरत थी कि उनके जख्मों पर जो है वो मरहम रखा जाता। एक बड़ा मुतालबा जो उनकी तरफ से सामने आ रहा है शवानी साहब, वो बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली का भी है। देखिए पहले दिन तो हम जो इंगेज हुए, उन्होंने मुतालबा किया कि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान को आना चाहिए। तो फिर शेख रशीद साहब और कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर है कौमी असम्बली के लिए, वो कोयटा तशरीफ लाए। अब मजीद वो कहते हैं नहीं, इस पे भी हमें एतमाद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के आमद के हवाले से मेरे साथ ऑफिशियल मेरे साथ कोई करस्पॉन्डेंस तो नहीं है, इत्तलाहात है, मीडिया से भी हम देख रहे हैं कुछ इत्तलाहात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कोई प्लान कर रहे हैं। ऑफिशियली मेरे पास बहरहाल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता। लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तशरीफ लाएंगे। ठीक, अच्छा शवानी साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी हालिया लहर के हवाले से भी हमने बात की कि पिछली कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो काफी सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों का। क्या वजूहात हैं, क्यों जो है वो हम इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए कंट्रोल हमने कर पाया, फिर मैं यही कहूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट आते साथ ही 75% हमने जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर कर दिया है। निजी टीवी, आप ही की किसी निजी टीवी का अपना उन्होंने रिपोर्ट शाये किया था पिछले अक्टूबर में कि कंपेरेटिवली 2018-2019 में 53% लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हुई है, और 2020 जो है मजीद 50% कंपेरेटिव 2019 लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुई है। इस बात में ये जो इक़दाम आपने उठाए हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे कुछ काम हुआ है कोयटा का? काम का आगाज हुआ है और 7-8 साल बाद हुआ है। 7-8 साल बाद सेफ सिटी पे हम काम कर रहे हैं और तेजी से हम मुकम्मल हो गया। हमने आगाज किया। पुलिस को हमने 2.2 आगाज हुआ है, नहीं अभी तो वो शुरू हुआ है और प्रोसेस
अभी जो है काम का आगाज अभी हुआ है। ये 8 साल पुराना एक प्रोजेक्ट था, इस पे काम का आगाज हुआ ही नहीं, अब जाके काम का आगाज हुआ है और तेजी से काम इस पे जारी है। पुलिस हमने रिफॉर्म लाए हैं, लेवीज में रिफॉर्म लाए हैं। आप वो विजुअल देख रहे हैं, लेवीज में हमारी जो बलूचिस्तान की खवातीन है वो अब उन्होंने लेवीज ज्वाइन किया है, मॉडर्न ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको इक्विपमेंट दिया है, हमने इंस्ट्रूमेंट दिया है, उनके बजट में इजाफा किया है। हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हमने एब्रॉड ट्रेनिंग के लिए भी जो हैं, बहुत सारे जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं हमने इंपोर्ट किए। ये वो इकदामात है जिससे जो दहशतगर्दी कम हुआ, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म हुआ। ये तो एक अनफॉर्चुनेट क्विकली मैं शाबानी साहब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो लवाकीन हैं वो बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को भी वो चाह रहे हैं कि वो वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत हो। यकीनन बलूचिस्तान हुकूमत भी जो है वो ऑन बोर्ड होगी, तो किस किस्म की तसल्ली या तशफ़ी आपको लगता है कि आप लोग इस वक्त उनकी करा सकते हैं? क्या इस चीज की यकीन दहानी उनको कराई जा सकती है या उनको यकीन दिलाया जा सकता है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो नहीं पेश आएंगे? 2.5 साल दौरे हुकूमत में हज़ारा बरादरी पे जो अमले हैं वो ऑलमोस्ट रुक गए थे। ये खुद एतमाद की बहाली के लिए काफ़ी है। मज़ीद हम उनको यकीन दिलाते हैं, उनको एतमाद दिलाते हैं कि इस तरह अनफॉर्चुनेट वाक़या इंशाल्लाह नहीं होगा। और मजीद जिस लेवल पे हमारे हज़ारा बरादरी जिस लेवल पे वो सिक्योरिटी का तकाजा करते हैं, उस लेवल पे उनके सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाके हम उनको वो सिक्योरिटी फराम करेंगे। ये हम उनको मेक श्योर कर रहे हैं और इंशाल्लाह, और उनको यकीन भी है वहां पे मुजाहिरीन में भी मुख्तलिफ नुक्ता नजर के लोग मौजूद हैं। बहुत सारे लोग कल भी टीवी चैनल्स में जो धरना मुजाहिरीन है वो मौजूद थे, यहाँ से मैं मौजूद था। उन्होंने बहुत सारे जो है ना उन्होंने एक्नॉलेज किया कि बहुत बेहतरी आई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बिल्कुल लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। इस वक्त जो जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है वो यही है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मुतालबा सामने आ रहा है वहाँ पर लोगों का, लवाकीन का जो इस वक्त गम गुस्से का शिकार है वो ये कि वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ लाएं। वज़ीर दाखिला जो है वो उनको भेजा गया था शेख रशीद साहब को, लेकिन बात उस तरह से नहीं बनी। उनका यही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म खुद वहाँ पर पहुंचे। वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इस वक्त उनके साथ मौजूद हों, उनके जख्मों पर मरहम रखें, या फिर जो बात वो कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ काम जो है वो किया जाए। बहरहाल जैसा कि लियाकत शाहवानी साहब ने भी कहा कि कुछ खबरें आ रही हैं लेकिन कंफर्म अभी तक कुछ नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको वहां पर होना चाहिए। लेकिन यही कहा जा सकता है कि अगर इस वक्त दुख की घड़ी में वो लोग हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए वज़ीर आज़म साहब पहुंचे, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब अगर अपनी बाकी मसरूफियात को तर्क कर वहां पर पहुंचे और उनके मुतालबात को कम से कम सुने तो सही कि वो क्या रहे हैं। अब उस वक्त बाकी बड़े गम का और मुसीबत का शिकार है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना है, ब्रेक बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। आने पाकिस्तान की रूह से मजहबी अक़लियतों को पाकिस्तान में हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान में अक़लियतों को हर तरह से मजहबी, सकाफती और मुआशरती आज़ादी हासिल है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर सार असम्बली में अपने तारीखी खिताब में कहा था कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक हासिल होंगे। आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मगर आज 73 साल गुजरने के बावजूद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशुमार इक़दाम करती है, दुनिया भर में इक़दाम को सराहा भी जाता है, मगर फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बन जाता है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या चंद रोज कबल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला कर्क में पेश आया था, जहां मुश्तिल अफराद ने हिंदू बरादरी के एक मंदिर को मस्मार कर दिया था। इसी मंदिर की तोड़ फोड़ के खिलाफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस पर समाअत की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की बहाली का हुक्म देते हुए तमाम तर अखराजात जिम्मेदारों से वसूल करने का हुक्म दे दिया। समाअत शुरू हुई तो आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से इस्तफसार किया कि हमलावर हर चीज को तबाह करते रहे, समाधि को आग लगा दी गई, पुलिस चौकी करीब होने के बावजूद वाक़या कैसे हो गया, जब इतने लोग जमा हुए
उस वक्त एजेंसियां क्या कर रही थीं, जिस पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने ये जवाब दिया कि आईएसपी और डीएसपी समेत ड्यूटी पर जो मौजूद 92 एहलकार थे उनको मुअत्तल किया गया है। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस का काम कानून नाफिज करना है। पुलिस ने हजूम को अंदर जाने की इजाजत दी कैसे? पुलिस एहलकारों को सिर्फ मुअत्तल करना काफी नहीं है, इन्हें तनख्वाह तो मिलती रहेगी। वाक़े से मुल्क की बदनामी हुई है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीर दुनिया भर में फैल गई हैं वायरल होकर। मौलवी शरीफ ने ये सब कराया है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मौलवी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौलवी शरीफ तो अदालत से जमानत पर बाहर आ जाएगा। समाअत के दौरान पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त और रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार बांकवानी ने अदालत को यह बताया कि समाधि पर हमारे 2 बड़े मेले लगते हैं। एक महीने में समाधि पर तकरीबन 400 लोग आते हैं। मौलवी शरीफ 1997 में भी समाधि को उन्होंने तोड़ा था। अदालती हुक्म के बावजूद मतरूका इमलाक ने समाधि को बहाल नहीं किया था। हिंदू काउंसिल ने 4 करोड़ देकर समाधि को बहाल किया। जस्टिस इजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि मतरूका इमलाक के पास अपनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का पैसा तो है, लेकिन अपने असल काम के लिए पैसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से मकालमे के दौरान हुक्म दिया कि जिन लोगों ने मंदिर को जलाया उनसे पैसे रिकवर करें। जब तक इन लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे ये दोबारा से यही काम करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन अक़लियती कमीशन शुएब सटल ने अदालत के सामने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा मतरूका वक्फ इमलाक ने मंदिर की जगह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है। वाक़े से पूरी मुल्क की बदनामी हुई है। समाधि के इर्द गिर्द का इलाका मतरूका वक्फ इमलाक को अपनी तहवील में लेना चाहिए। मगर सवाल यह है कि जब लोग इस हमले की प्लानिंग कर रहे थे, मंसूबा बनाया जा रहा था, तो आखिर पुलिस और हुकूमत उस वाक़े को रोकने में नाकाम क्यों हुई? क्या वजह थी कि हजूम इस मंदिर तक पहुंचा और तोड़फोड़ करता रहा? एक तरफ हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करती है, तो इस सारे मंसूबे की खबर होते हुए भी खातिर खा इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे? ये वाक़या रियासत मदीना के दावेदारों के लिए संजीदा सवालात खड़े कर रहा है। आखिर रियासत मदीना का नारा लगाने वालों की हुकूमत इस बात का अदराक क्यों ना कर पाई कि ये एक संजीदा मसला है, इससे मुल्क की बदनामी हो सकती है? क्यों ना जान सकी कि ऐसा वाक़या हुआ तो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान दुनिया के सामने कमजोर पोजीशन पर आ जाएगा। दुश्मन मुल्क भारत इसको दुनिया में प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जग हसाई का सबब बनेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पैटर्न चीफ है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के और रुकने कौमी असम्बली में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपने अपने कॉलम में लिखा कि 27 दिसंबर को आपको जो है वो अपने जराए से ये इतला मिल चुकी थी कि 30 दिसंबर को मंदिर तोड़ने के लिए शरपसंद अनासर जो हैं उनकी तरफ से मंसूबाबंदी की जा रही है, और अपने केयर के डिप्टी कमिश्नर को भी आपने इतला इसकी दी थी और डीसी ने कहा कि इनके पास भी रिपोर्ट है। रमेश साहब, आप भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, पहले से पता होने के बावजूद मुझे ये बताइएगा कि आखिर क्यों इसकी रोकथाम ना हो सकी, और अगर नहीं हो सकी तो फिर तो साफ तौर पर हुकूमत की नाअहली सामने आ गई है। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत रिसर्च के साथ जल्दी में स्पीड में हर चीज को आपने कवर किया है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहले भी उम्मीद थी। बदकिस्मती है ये, देखें माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर 4 बड़े मंदिर हैं जो हिंदू कम्युनिटी के हवाले से बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, मुल्तान में प्रहलाद का मंदिर है, कटास राज मंदिर चकवाल है। आपने 2 साल तक कटास राज को आपने देखा कि उसका पानी तक पौंड जो है वो सूख गया, सारा जो है वो पानी जो है वो लिया गया। और मंदिर जो ऊपर जो मंदिर बने हुए हैं श्री राम का और हनुमान का, वहां पे मूर्ति नहीं है, लाइट नहीं है। ये तो हमारा हाल है। एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी सारे जो है उन्हीं पैसों के ऊपर हर जो सारे लोगों को भेजती है, मगर जो मंदिरों की कमाई जो मंदिरों के ऊपर खर्च होना चाहिए, ये इस वजह से हो रहा है कि एवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन हिंदू नहीं है। क्योंकि 1830 मंदिर और गुरुद्वारों का इंचार्ज अगर आप किसी हिंदू को नहीं लगाएंगे, हो सकता है 80 लाख हिंदू के अंदर पाकिस्तान में कोई काबिल कोई हिंदू है ही नहीं, मगर 73 सालों की हिस्ट्री में नहीं लगा। ये जो मौलाना शरीफ 97 में जिसने इस मंदिर को तोड़ा था, इसने आप देखें ना, इसने जो तोड़ा है तो 97 में तोड़ा है, 97 में तोड़ा, और 97 से 2014 तक मैं इसके ऊपर मेहनत करता रहा, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। तो क्या वजूहात थी रमेश कुमार साहब, कहां पर जो है वो कोताही हो रही थी, या कहां पर जो है वो कॉपरेट नहीं किया जा रहा था? एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड करप्शन, उसकी सेक्रेटरी इंटरफेथ हार्मनी, दोनों मिलके बहुत सारे चक्कर लगाए।
आखिर 2014 में मुझे उम्मीद जागी जब तसदुक हुसैन जिलानी साहब ने मुझे बताया कि मुझे बुलाया कि मैं माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ। 19 जून की जो जजमेंट आई उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मंदिर को रिस्टोर, मगर उसके बावजूद भी केपीके के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने उसको रिस्टोर नहीं किया। लेकिन 97 से लेके 2015 तक पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जमियत, पीटीआई सारी हुकूमत रही, मगर अपना सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2015 में देके रिस्टोर कराया, उसके बावजूद भी ईटीपीबी उसके ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर मैंने एक लेटर लिखा ईटीपीबी को कि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं, मंदिर में अपने खर्च के ऊपर बना रहा हूं, आपको जब पैसे आपके पास बचे आपके अपने करप्शन से, इन फालतू खर्चों से, उसके बाद आप पैसे दीजिएगा। फिर मैंने अपने तौर पे मंदिर बनाया, ये पूरा बन गया। और जब ये 22 तारीख को 24 तारीख को जब जरगा होता है उन लोगों ने करते हैं, 27 को मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, 28 को डीसी को बताते हैं, ठीक है। 92 पुलिस वाले डेप्यूट होते हैं, डीएसपी डेप्यूट होता है, एसएचओ डेप्यूट होता है, मगर एक बंदा उसको रेजिस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ये बताएं कि इतना अगर हम खौफ से डरते हैं और वैसे हमारे सारे ये तो पूरे सिस्टम की नाकामी है। बिल्कुल मैं बिल्कुल यही जानना चाहूंगी। कामरान बंगश साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रमेश साहब, ये बिल्कुल पूछने वाली बात है उनसे भी, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा, ये तो पूरे सिस्टम की नाकामी उस वक्त देखने में सामने आई। लोगों का एक मजमा इकट्ठा हो जाता है, हिंदुओं की इबादतगाह की तरफ वो बढ़ते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, पुलिस वहां पर मौजूद होती है, लेकिन वहां पर वो फिर कर क्या रहे थे? वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि वो वहां पर रोक पाते, उसको रेजिस्ट कर पाते। क्या वजह है कि जो है वो हम इस तरह के वाकयात को नहीं रोक पाते हैं? कामरान बंगश साहब। आयशा जी, आपका शुक्रिया। रमेश साहब भी हमारे सीनियर हैं, उनके जज्बात थी नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे हर शख्स इंतहाई परेशान है। और उसकी वजह यह है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजहबी रवादारी है या मजहबी हम आहंगी है वो बहुत मिसाली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारी एक सैकड़ों साल की तारीख है हमारी, कि यहाँ पे जिस तरीके से तमाम कम्युनिटीज़, ख्वाह वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं अगर आपको ये बात बताऊं, रमेश साहब मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पे कि यहाँ पे दिवाली की तकरीबात हो या होली की हो, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज मिलकर हम अपने जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके साथ क्रिसमस अभी गुजरा है, आपने देख लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी एक्टिविटीज रही। ये मैं थोड़ा सा आपका टाइम इसलिए लूंगा क्योंकि देखें हम ये बड़े टफ दौर से गुजरे, एक्सट्रीमिज्म का, मिलिटेंसी का जो दौर था उसमें भी आपने देख लिया कि यहाँ पे आपकी तमाम बातें बिल्कुल बजा हैं। मैंने भी बिल्कुल कहा कि इक़दामात किए जाते हैं, हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन फिर कोई इस तरह का वाक़या होता है जो हमारी सारी कोशिशों को बेकार कर देता है, हमारे इंटरनेशनली इमेज खराब हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं दोबारा इस वाक़े के ऊपर आऊं तो बंगश साहब ये इतलात ये है कि पहले से ये इतला मिल रही थी कि इस तरह की कोई चीज होने जा रही है, और ये 27 तारीख को इतला मिल चुकी थी, 30 तारीख को का ये वाक़या है। क्यों नहीं रोका जा सका पहले से इतला होने के बावजूद? आखिर क्यों हम उस तरह से विजिलेंट नहीं हो पाए? आयशा, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। देखें, ये जो वाकया हुआ है, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं कि रमेश साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप 1000 अच्छे काम करें और एक जगह पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो वो आपके सब चीजों के ऊपर पानी फेर जाता है। अब ये जो स्पेसिफिक इशू है, इसमें जो आपने आइडेंटिफाई किया, ये आज आईजीपी साहब ने भी बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जो 92 पुलिस एहलकार है उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वज़ीर आला साहब का मौक़िफ़ यह है, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि जहां पे हम ये क्लेम करते हैं, और ये क्लेम ठीक भी है कि हमारी पुलिस मिसाली पुलिस है, तो फिर मिसाली पुलिस को मिसाली सजा भी मिलेगी। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि अगर किसी भी जगह पे कोई, ख्वाह वो पुलिस से हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है, और भी किसी जगह पे, और एक जो अहम बात है वो उन कल्प्रिट्स की है जिन्होंने लोगों को उकसाया, जिन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की है, जो बेसिकली जो फ्यूल का काम उन्होंने किया इस पूरे इशू में, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे लिए एक केस स्टडी है
کہ ہم اگر ان کو سزا دیں گے، قرار واقعی سزا دیں گے، تو اس کا لانگ ٹرم میں یہ ایفیکٹ ہوگا کہ اس طرح کی کوئی سوچے گا نہیں۔ دوسری بات عائشہ جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے سب سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت نے انہوں نے جو ریزرویشن ظاہر کیا، میں آپ کو خیبر پختونخوا حکومت کی بات بتاؤں کہ ہم نے پہلے دن اناؤنس کیا کہ ہم اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں گے، اور وہ بھی ایسے کریں گے انشاءاللہ کہ اس کی جو ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائے گا کہ مندر کی تعمیر کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کیا لائحہ عمل اختیار کرنے جا رہی ہے؟ عدالت کی طرف سے بھی احکامات کافی کلیئر ہیں۔ جی بالکل، یہ ہم نے عدالتی احکامات سے پہلے ہم عدالت عظمیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو تو منوان تسلیم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے جو شعیب سڈل صاحب آئے تھے خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا، جو پرائم منسٹر کے اقلیتی کمیشن کے سربراہ ہیں، اور باقی بھی جو ہیں انہوں نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ ہم نے سب سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس کو پہلے سے انشاءاللہ بہتر بنائیں گے، اور وہ اس لیے کہ یہ ایک ہسٹورک سمادھی ہے، اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے اس کے آرکیولوجیکل ایسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ہم یہ انشور کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو سیٹسفیکشن ہوگی، یقیناً ان کو ہی نہیں بلکہ پورے سارے لوگوں کو وہ نظر آئے گا کہ ہم نے جو کام کیا وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یقیناً وہاں پر بات بھی ہوئی ہوگی، آپ کے اپنے جذبات بھی جو ہیں وہ کافی مجروح ہیں اس وقت، مجھے بتائے گا کہ ابھی ہندو کمیونٹی کا کیا مطالبہ ہے حکومت سے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ کیا جائے تو جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا غم جو ہے وہ کسی قدر کم ہو سکے گا؟ عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہندو کمیونٹی کی نظریں ہمیشہ، کیونکہ میں 2002 سے پارلیمنٹ میں ہوں اور میں نے ہر حکومت کو دیکھا ہے، ہندو کمیونٹی کو اگر کبھی بھی امید رہتی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے رہتی ہے، کسی حکومت سے نہیں رہتی ہے۔ مگر کے پی کے گورنمنٹ کا جو تعاون ہے، چیف منسٹر کا جو تعاون ہے، چیف سیکریٹری کا، آئی جی کا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت پازیٹو تھے۔ مجھے جو ٹیمپل کے واقعے کے بعد میں چیف منسٹر کے پاس گیا، وہ ہمارے ساتھ دکھ میں بالکل شریک تھے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو وہ کہا کہ ہم اس کو بنائیں گے، آپ جس طریقے سے بولیں گے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی مثالی سزائیں دی جائیں کہ ماضی میں ایسے مستقبل میں ایسے کوئی واقعات نہیں ہو۔ مگر ہمیں اس کو سینٹرل لیول پہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو ہے، ایک لیاقت علی خان اور جواہر لال نہرو دونوں کے بیچ میں پیکٹ تھا، انڈیا کے اندر 73 سالوں سے چیئرمین، یہ بالکل اس کا ذکر آپ نے بالکل ڈاکٹر صاحب کیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں تو ان کو پیش کیا جائے۔ وی ہوپ کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ پیش کی جائے گی اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا، اس چیز کو انشور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور کامران بنگش صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، وی ہوپ کامران کہ آپ لوگ اس کو انشور کریں گے، قرار واقعی سزا دی جائے اور اتنی کلیئر سزائیں دی جائیں کہ آئندہ سے کبھی بھی کسی کی یہ جرت نہ ہو اس طریقے سے اس طرح کے گھنونا جو کام ہے وہ کرنے کی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ دنیا بھر میں آج کشمیری جو ہیں وہ یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے ہمیں۔ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری آج کشمیر کا یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ یہ دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیشن برائے بھارت اور پاکستان کی طرف سے 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو منظور کی جانے والی قراردادوں پر عمل درآمد کے مطالبات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان دونوں قراردادوں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو حق خود ارادیت کے اصول کی بنا پر طے کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی جس میں جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی غیر جانبدارانہ اور شفاف رائے شماری کرانے کا کہا گیا، لیکن بھارت کشمیر میں نام نہاد الیکشن کو ہی رائے شماری کے متبادل کے طور پر پیش کرتا رہا ہے۔ 5 جنوری 1949 کی قرارداد اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پاکستان اور بھارت نے منظور کی۔ بار بار عالمی فورمز پر بات کی جاتی رہی، مگر بھارتی دہشت گردی بڑھتی چلی گئی۔ ہزاروں کشمیری اب تک شہید ہو چکے، ہزاروں زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے، بچوں بڑوں سب پر زندگی تنگ کر دی گئی، مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کے باوجود اقوام متحدہ نے کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ اس عرصے میں بھارت نے کشمیر کی انتظامی شکل و شباہت اور زمینی صورتحال کو یکسر تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اس میں بھارت کو کامیابی بھی ہوئی، مگر وہ سب سے بڑی حقیقت کو تبدیل نہ کر سکے جس کا تعلق کشمیریوں کے جذبات اور احساسات سے تھا۔ کشمیری عوام نے ایک لمحے کے لیے بھی بھارت کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ اب تک کشمیری لاکھ
लाखों जानों की कुर्बानी देकर हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को आगे बढ़ा रहे हैं। माहूं साल गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतों का रूप धार चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खुसूसी शनाख्त पर हमला करके अपने तय कश्मीर के मसले को खत्म कर दिया। अब भारत आजाद कश्मीर पर हमले की खुली धमकियां देकर हालात को मजीद संगीन तर बना रहा है। बदतरीन मुहासरे के बावजूद कश्मीरियों के जज्बात को रौंदने की भारतीय कोशिशें नाकामी से दो चार हो चुकी हैं। अमेरिका के मफादात के तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी करारदादों पर अमल दरामद करने में जज्बात से भरपूर किरदार अदा करने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का ये इदारा कश्मीर में गूंगा बहरा बना बैठा है। इससे आलमी निजाम के लिए भी नित नए खतरात पैदा होते हैं। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्रीय बनाने के एजेंडे पर गामजन है। इसी एजेंडे की वजह से भारत में बसे मुसलमान मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज का शिकार हो रहे हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख बरादरी, दलित और निचले तबके के हिंदू भी मोदी के शर से महफूज बिल्कुल नहीं। जबकि भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1.5 साल से जारी है। मकबूजा आबादी में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। कर्फ्यू और पाबंदियों के बाइस अब तक मकामी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जबकि हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कश्मीरियों के तर्ज जिंदगी कैदियों का सा हो चुका है। कश्मीर के यौम हक खुद इरादियत के हवाले से बात करेंगे आज। कश्मीरी भाइयों बहनों और माओं पर ढाए जाने वाले जुल्म पर बात करेंगे और आखिर बात करेंगे कि आखिर कब तक भारत के जुल्म सितम इसी तरह से जारी रहेंगे। पाकिस्तान किस किस्म की कोशिशें कर रहा है, किस किस्म की मजीद जो है वो करने की जरूरत है। मुनीर अकरम साहब पाकिस्तानी मंदूब हैं बराए अक़वाम मुत्तहिदा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब मुझे ये बताएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हमने देखा था कि 19 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप में करारदाद मंजूर की गई, जिसमें जो जद्दोजहद पाकिस्तान कर रहा है कश्मीरियों के लिए असर नौ उसका जो है वो जायजा लिया गया, उसको जायज करार दिया गया, उसको अयादा किया गया। क्या क्या अपडेट है उसके ऊपर? कोई पेशरफ्त हुई है? क्या हमने दोबारा से उसको रिविजिट किया है, देखा है? ये देखें, अक़वामी मुत्तहिदा में तो हम एक डिप्लोमेटिक कैंपेन कर सकते हैं और इसमें जो कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो राइट है उसको वापस हमने मंजूर करवाया है। दुनिया में आप जैसे जानती हैं कि पिछले 10-15 साल से हिंदुस्तान ने कहा कि जी कश्मीर का जो स्ट्रगल है ये तो दहशतगर्दी है, इसको हमने बदला दिया है और ये कहानी बदला दी है और ये वापस वाजे कर लिया है कि कश्मीरी जो स्ट्रगल है वो एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है और वो खुद मुख्तारी के लिए स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल को टेररिज्म से इक्वेट नहीं कर सकते हैं और ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है इसको रद्द नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वापस इंटरनेशनलाइज करने के लिए और जो कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्ट्रगल है उसको वापस लेजिटिमाइज करने के ये हासिल हो गया। आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अगर देखें तो वहाँ भी 50 मुल्कों ने हमारी मदद की है, हमारे साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है हिंदुस्तान की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ और 18 स्पेशल रापोर्टर्स हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उन्होंने 2 जॉइंट स्टेटमेंट इशू की हैं जिसपे हिंदुस्तान के ऊपर नुक्ताचीनी बहुत सारी की है, फेक इनकाउंटर्स के बारे में, टॉर्चर के बारे में, डिसअपीयरेंसेस के बारे में। अच्छा मुनीर अकरम साहब, 25 नवंबर को आपकी मुलाकात हुई जिसमें आपने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान की जानिब से एक डोजियर जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ पेश किया था। मुझे ये बताएगा कि वो उस पर क्या अपडेट है? क्या वो डोजियर आपको लगता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कारगर साबित होगा और जो चीजें हमें उन तक पहुंचानी चाहिए थी पहुंचा दी हमने? ये देखें, हमने डोसियर जो हमने पेश किया है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी जो हमारे खिलाफ कर रहा है बहुत बलूचिस्तान में कर रहा है, फ्रंटियर में कर रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, ये सब हमने पेश कर दिया है और यूनाइटेड नेशंस की जो इदारे हैं, काउंटर टेररिज्म के इदारे हैं, वो इस पे जायजा लेंगी और फिर वो फैसला करेंगी अंदरूनी के उस पर क्या करना चाहिए। हमने सलामती काउंसिल को भी अप्रोच किया है और सलामती काउंसिल को भी बताया है कि जो हिंदुस्तानी फाइनेंसिंग हो रही है
اور جو ہتھیار دیے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کو اور جے یو اے، جو دو دہشت گرد ادارے ہیں جو لسٹڈ ہیں ایز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، جو کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، جو 1267 کمیٹی جسے کہتے ہیں، اس میں وہ لسٹڈ ہیں ایز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. تو ہم نے سلامتی کونسل کی جو کمیٹی ہے 1267 کمیٹی، ان کو پوری انفارمیشن دی ہے اور ان سے کہا کہ اس پہ جائزہ لیا جائے. اب اس کمیٹی نے وہ ریسیو کر لیا ہے اور اس پہ وہ جائزہ کریں گے. اب دیکھتے ہیں، ہندوستان خود بیٹھا ہوا ہے ابھی سلامتی کونسل میں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. بہت شکریہ منیر اکرم. پاکستانی مندوب برائے اقوام متحدہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.